नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। आप अपने सपनों को नर्सिंग एकेडमी के साथ पूरा कीजिए। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मॉस्बी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MCQ नंबर 211 to 220, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। Let's now start question number 211. A high cleaning enema is ordered for a client. What is the maximum height at which the container of fluid should be held by the nurse when administering this enema? एक क्लाइंट है जिसको हाई क्लीनिंग एनिमा ऑर्डर किया गया है। उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी चाहिए एनिमा को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 30 सेंटीमीटर या 12 इंचेस। ऑप्शन 2 30 सेंटीमीटर या 37 सेंटीमीटर या 15 इंचेस। ऑप्शन 3 51 सेंटीमीटर या 20 इंचेस। ऑप्शन 4 66 सेंटीमीटर या 26 इंचेस। सोचिए सही उत्तर। इसमें से क्वेश्चन ये पूछा है कि हाई क्लीनिंग एनिमा के लिए, एनिमा को एडमिनिस्टर करने के लिए हाइट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, 37 सेंटीमीटर या 15 इंचेज होना चाहिए, 51 सेंटीमीटर या 20 इंच होना चाहिए, 66 सेंटीमीटर या 26 इंचेज होना चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। गेस योर करेक्ट आंसर, सोचिए सही उत्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। कितना होना चाहिए? 37 सेंटीमीटर या 15 इंचेज। रेशनल देखिए। For a high colonic enema या high cleansing enema, the fluid must extend higher in the colon. हाई क्लीनिंग एनिमा या हाई कोलोनिक एनिमा का पर्पज़ क्या है कि फ्लूइड को हमें एक्सटेंड करना है। कहाँ तक पहुँचाना है? कोलन तक पहुँचाना है। इफ़ द हाइट ऑफ एनिमा फ्लूइड कंटेनर अबव द एनस, यदि इज इंक्रीज द फोर्स एंड रेट ऑफ फ्लो आल्सो इंक्रीज। पर्पज़ क्या है कि कोलन के तक, मतलब तो हम हाइट इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और जिससे जो फ्लूइड कंटेंट पहुंचाना है हमें कोलन तक, हमारा पर्पज़ है वो हो जाएगा। तो देन उसके लिए एक्यूरेट हाइट कितना होगा? 37 सेंटीमीटर या 15 इंचेस। 30 सेंटीमीटर या 12 इंचेस टू लो फॉर हाई क्लीनिंग एनिमा, तो इसको लिए उसको हम क्रॉस कर देंगे। 51 सेंटीमीटर या 20 इंचेस या 66 सेंटीमीटर या 26 इंचेस टू हाई, ये ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मे कोज म्यूकोसल इंजरी, इसके कारण म्यूकोसल इंजरी हो सकता है। तो एक्यूरेट हाइट कितना रहेगा? 37 सेंटीमीटर या 15 इंचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 212। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा, ए क्लाइंट रिपोर्ट हैविंग इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, व्हाट शुड द नर्स डू? एनिमा के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान एक क्लाइंट इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स की कंप्लेन करता है तो नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 डिसकंटिन्यू द प्रोसीजर को डिसकंटिन्यू करेगी। इंस्टिल द फ्लूइड एट स्लो रेट, फ्लूइड को स्लो रेट पे देना चाहिए। लोअर द हाइट ऑफ कंटेनर की हाइट को कम कर देना चाहिए। स्टॉप द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प्स सबसाइड, फ्लूइड को तब तक स्टॉप कर देना चाहिए कि क्रैम्प्स सबसाइड नहीं हो जाते। गेस योर करेक्ट आंसर। आपका सही उत्तर सोचिए, क्या होगा सही उत्तर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 स्टॉप द फ्लूइड अंटिल द क्रैम्प्स सबसाइड। यदि इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स की कंप्लेन करता है, नर्स को क्या करना चाहिए? फ्लूइड को स्टॉप कर देना चाहिए जब तक कि क्रैम्प्स सबसाइड नहीं हो जाते। रेशनल देखिए क्यों करेंगे, समझिए। रेशनल क्या कह रहा है? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एडिशनल फ्लूइड व्हेन ए क्लाइंट रिपोर्ट एक्सपीरियंसिंग एब्डोमेन क्रैम्प्स एड टू डिस्कम्फर्ट, जब किसी क्लाइंट को बाहरी फ्लूइड दे रहे हैं, एडिशनल फ्लूइड दे रहे हैं और वो क्रैम्प्स का कंप्लेन कर रहा है, क्यों होगा क्रैम्प्स? क्योंकि एडिशनल प्रेशर के कारण। बाय क्लैंपिंग द ट्यूबिंग ए फ्यू मिनट्स द नर्स अलाउ द क्रैम्प्स टू सबसाइड, कुछ समय के लिए क्लैंप कर देंगे ट्यूब को ताकि जो क्रैम्प्स हैं क्या हो जाए? सबसाइड हो जाए। द एनिमा कैन बी कंटिन्यू, उसके बाद एनिमा को कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट है क्रैम्प्स आर नॉट रीजन टू डिसकंटिन्यू, क्रैम्प्स वो कारण नहीं है कि एनिमा जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, बंद ही कर दिया जाए।
टेम्परेरी क्लैंपिंग ऑफ द ट्यूबिंग यूजुअली रिलीव द क्रैम्प्स। कुछ समय के लिए ट्यूब को क्लैंप करना क्या करेगा, क्रैम्प्स को रिलीव करेगा और प्रोसीजर कैन बी कंटिन्यू, और उसके बाद हम प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। स्लोइंग द रेट डिक्रीज प्रेशर बट डज नॉट रिड्यूस इट एंटायरली। रेट को स्लो करना क्रैम्प्स कुछ हद तक कम करेगा बट कंप्लीटली रिलीव नहीं करेगा। लोअर द हाइट विल रिड्यूस द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन। हाइट कम करने से सॉल्यूशन का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, बट इट विल डिक्रीज प्रेशर बट नॉट रिड्यूस इज एंटायरली। ये प्रेशर कम करेगा बट जो क्रैम्प्स है उनको एंटायरली कंप्लीट रूप से कम नहीं करेगा। तो एनिमा देने के दौरान यदि क्लाइंट इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स की कंप्लेन कर रहा है तो वहाँ पे हमारे को प्रायोरिटी क्या रहेगी, एनिमा को स्टॉप कर देंगे जब तक कि क्रैम्प्स सबसाइड नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213। A nurse is evaluating a client's response to receive an intermittent gravity flow percutaneous endoscopic gastrectomy tube feeding. Which clinical finding indicate that the client is unable to tolerate a continuation of the feeding? एक नर्स है जो क्लाइंट को इवेल्युएट कर रही है, जिसको परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टोमी या पीईजी ट्यूब फीडिंग चल रहा है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग, कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग ये इंडिकेट करेगा कि जो क्लाइंट है वो ट्यूब फीडिंग को अनेबल है, मतलब टोलरेट नहीं कर पा रहा, इसलिए कंटिन्यू नहीं रखना। कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट करेगा कि जो पीएनजी ट्यूब फीडिंग चल रही है वो उसको क्लाइंट टोलरेट नहीं कर पा रहा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 पासेज ऑफ लेटस, ऑप्शन 2 राइज ऑफ फॉर्मूला इन द ट्यूब, ऑप्शन 3 रैपिड इनफ्लो ऑफ द फीडिंग, ऑप्शन 4 टेंडरनेस ऑफ एपिगेस्ट्रिक एरिया। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि क्लाइंट जो ट्यूब फीडिंग है, पीजी ट्यूब फीडिंग है, उसको टोलरेट नहीं कर रहा? गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 राइज ऑफ फॉर्मूला इन द ट्यूब। यदि सपोज ये एक ट्यूब है का बैग है, इसके अंदर मान लो 100 ml था, यदि फीडिंग दे रहे हैं और उसका लेवल 200 ml के आसपास हो गया, मतलब बढ़ रहा है, तो क्लाइंट ये इंडिकेशन कर रहा है कि क्लाइंट इज़ नॉट टोलरेट द ट्यूब फीडिंग। क्लाइंट को ट्यूब फीडिंग टोलरेट नहीं हो रहा, वो एब्जॉर्वेशन नहीं हो रहा है, तो उसको डिसकंटिन्यू करना है। रेशनल देखिए, राइज इन द लेवल ऑफ फॉर्मूला विद इन द ट्यूब इंडिकेट फुल स्टोमक। यदि फॉर्मूला फीड का लेवल ट्यूब के अंदर बढ़ रहा है तो वो यही इस बात का इंडिकेशन है कि स्टोमक उसका फुल हो गया है। पासेज ऑफ फ्लटस रिफ्लेक्ट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। गैस का पास होना क्लाइंट की इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंडिकेशन है। विच डज नॉट पोज ए पोटेंशियल प्रॉब्लम। रैपिड इनफ्लो इज द रिजल्ट ऑफ पोजिशनिंग द कंटेनर टू हाई और यूजिंग ए फीडिंग ट्यूब विथ टू लार्ज और ल्यूमन। यदि क्लाइंट का पोजिशनिंग जो ट्यूब फीडिंग है उसका पोजिशनिंग हाई है तो इनफ्लो क्या होगा, रैपिड होगा, और यदि ल्यूमन साइज भी ज़्यादा है तो भी रैपिड इनफ्लो होगा। एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस इज नॉट नेसेसरी कोज बाय फुल स्टोमक। एपिगेस्ट्रिक टेंडरनेस फुल स्टोमक का कारण नहीं है। तो यदि कोई क्लाइंट ट्यूब फीडिंग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो उसका क्लिनिकल इंडिकेशन क्या होगा, जो बैग है उसका लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 214। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ए क्लाइंट हैज ए नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब इंसर्टेड एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर द प्रिस्क्राइब्ड फीडिंग टू बी इंस्टीट्यूटेड इमीडिएटली, व्हाट शुड द नर्स डू। एक क्लाइंट को नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग देना है, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कहा कि फीडिंग इमीडिएटली देना है। नर्स को फर्स्टली क्या करना चाहिए, यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। नर्स को फीडिंग के ऑर्डर के बाद फर्स्टली क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 इंस्टॉल नॉर्मल स्लाइन इनटू द ट्यूब टू मेंटेन पेटेंसी। पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए ट्यूब के अंदर नॉर्मल स्लाइन डालना चाहिए। ऑब्टेन एन एक्सरे टू वेरीफाई दैट द ट्यूब इज इन द स्टोमक। ट्यूब को प्लेसमेंट को चेक करने के लिए एक्सरे से वेरीफाई करना चाहिए। ऑप्शन 3 एस्कल्टेट द एपिगेस्ट्रिक एरिया वाइल इंस्टॉलिंग 50 ml ऑफ एयर। 15 ml एयर डाल के एपिगेस्ट्रिक एरिया को एस्कल्टेट करना चाहिए। ऑप्शन 4 विड्रॉ 30 ml ऑफ स्टोमक कंटेंट टू वेरीफाई ट्यूब प्लेसमेंट। ट्यूब प्लेसमेंट को चेक करने के लिए 30 ml स्टोमक कंटेंट को विड्रॉ करना चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2
ऑब्टेन एन एक्सरे टू वेरीफाई दैट द ट्यूब इज इन द स्टोमक। यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी नर्स की कि ट्यूब प्लेसमेंट को वेरीफाई करे। तो ट्यूब प्लेसमेंट को वेरीफाई करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है ट्यूब एक्सरे लेना। उसके बाद एक्सरे में चेक करना कि ट्यूब का प्लेसमेंट सही है या नहीं है। रेशनल देखिए, रेशनल क्या कह रहा है, एक्सरे वेरिफिकेशन ऑफ ट्यूब प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर एनीथिंग इज इंस्टॉल्ड। किसी भी फ्लूइड को देने से पहले नर्स को करना चाहिए कि ट्यूब का प्लेसमेंट करेक्ट है या नहीं है। यदि ट्यूब का प्लेसमेंट हम का बेस्ट मेथड है एक्सरे के द्वारा। इनटू द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब एडमिनिस्ट्रिंग ए फीडिंग थ्रू ए मिसप्लेस्ड ट्यूब कैन कोज द फॉर्मूला टू ईजियर द क्लाइंट्स लंग्स। यदि ट्यूब मिसप्लेस्ड है तो जो ट्यूब फीडिंग है वो फॉर्मूला फीड है वो किसके अंदर जा सकता है, लंग्स के अंदर जा सकता है। देन लंग्स के अंदर जाने के कारण उसको एस्पिरेट करके न्यूमोनिया भी हो सकता है। इंस्टॉल नॉर्मल स्लाइन इज अनसेफ। नॉर्मल स्लाइन इंस्टॉल करवाना अनसेफ है। द नॉर्मल स्लाइन विल इंटर द क्लाइंट्स लंग्स। नॉर्मल स्लाइन क्लाइंट के लंग्स के भी अंदर भी इंटर कर सकता है। इफ़ द ट्यूब इज इन द रॉन्ग प्लेस, यदि ट्यूब गलत स्थान पे है, प्रॉपरली इंसर्टेड नहीं है। अस्कल्टेट द एपिगेस्ट्रिक एरिया, विड्रॉ 30 ml ऑफ स्टोमक कंटेंट इज नॉट ए डेफिनेटिव वे। क्लाइंट के स्टोमक से के एपिगेस्ट्रिक एरिया को अस्कल्टेट करना, 30 ml स्टोमक कंटेंट विड्रॉ करना, ट्यूब प्लेसमेंट को करने के तरीके तो हैं बट सबसे एक्यूरेट मेथड क्या है, एक्सरे लेना। इज नॉट डेफिनेटिव वे। डेफिनेटिव वे क्या है, क्लाइंट का ट्यूब प्लेसमेंट के बाद एक्सरे चेक करना। वे टू इंश्योर करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। वंस प्लेसमेंट इज वेरीफाइड बाय एक्सरे, यदि एक बार एक्सरे के द्वारा प्लेसमेंट वेरीफाई हो जाता है, द मेथड में बी यूज बिफोर इनिशिएटिंग ए फीडिंग। तो उसके बाद हम फीड इनिशिएट कर सकते हैं, या फीड को इनिशिएट करने के से पहले नर्स को चाहिए कि वो उसका एक्सरे करवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215। देन 3 days after administration to the hospital for a brain attack, cerebrovascular accident, a client has a nasogastric tube inserted and is receiving continuous tube feeding. What should the nurse do? Best evaluate whether the feeding is being absorbed. एक सीवियर ब्रेन अटैक का क्लाइंट है। किसका क्लाइंट है? ब्रेन अटैक का क्लाइंट है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का क्लाइंट है। उसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा वो ट्यूब फीडिंग ले रहा है। नर्स को वो कौन सा तरीका है कि जिससे वो इवेल्युएट कर सके कि उसका जो ट्यूब फीडिंग है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है या उसका अवशोषण हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एस्पिरेट फॉर ए रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम को एस्पिरेट करके चेक कर सकती है। ऑप्शन 2 इवेल्युएट द इनटेक इन रिलेशन टू द आउटपुट। इनटेक को आउटपुट के साथ कंपेरिजन करके इवेल्युएट कर सकती है। ऑप्शन 3 इंस्टिल एयर इनटू द क्लाइंट स्टोमक वाइल एस्कल्टेटिंग। क्लाइंट के स्टोमक के अंदर एयर इंसर्ट करवा के उसके साथ एस्कल्टेट करके चेक कर सकती है। कंपेयर द क्लाइंट्स बॉडी वेट विद द बेसलाइन डाटा। क्लाइंट का बॉडी वेट उसकी बेसलाइन डाटा के साथ कंपेयर करके चेक कर सकती है। तो बेस्ट इवेल्युएटिव मेथड कौन सा है जिससे ये पता चल सके कि जो फीडिंग दे रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एस्पिरेट फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लाइंट को जो फीड दे रहा है उसके बाद उसको एस्पिरेट करके देखेगा। यदि क्लाइंट का रेजिडुअल वॉल्यूम एस्पिरेट नॉर्मल अमाउंट के अंदर है, देन दिस शुड द इंडिकेशन ऑफ डाइजेशन की, तो वो इसका इंडिकेशन होगा कि उसको डाइजेशन हो रहा है। रेशनल देखिए, रेशनल क्या कह रहा है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर पेरेंटल एंड इंटरनल न्यूट्रिशन की रिकमेंडेड दैट ए गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम 250 ml या बिलो शुड बी चेक्ड अगेन इन 4 आवर फॉर क्रिटिकल इल क्लाइंट्स। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पेरेंटल न्यूट्रिशन ने बताया कि यदि क्लाइंट का रेजिडुअल वॉल्यूम 250 ml के बराबर या उससे ऊपर है तो क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर कितने टाइम से 4 घंटे से चेक करना है। नॉन क्रिटिकल इल पेशेंट के अंदर 6 से 8 घंटे में चेक करना चाहिए। इफ़ इट इज स्टिल equal to 200 ml or above, the nurse should seek on order for promobility agent। यदि ये फिर भी 250 ml के बराबर या उससे ज़्यादा रहता है तो उसको एडवाइज करना चाहिए प्रोमोबिलिटी एजेंट। प्रोमोबिलिटी एजेंट का मतलब है
डाइजेस्टिव मेडिकेशन देना चाहिए। इफ़ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज अबव 500 ml द नर्स शुड होल्ड द फीडिंग। यदि रेजिडुअल वॉल्यूम 500 ml है तो या 500 ml से ऊपर है तो नर्स को चाहिए कि वो फीडिंग को क्या कर दे, होल्ड कर दे। अनटिल द फॉलोइंग आर अकम्प्लिश्ड, ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इवेल्युएशन, असेसमेंट ऑफ ग्लाई, जब तक होल्ड कर दे तब तक कि उसका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इवेल्युएशन कंप्लीट नहीं हो जाए, ग्लाइसीमी की कंट्रोल का असेसमेंट नहीं हो जाए, मतलब वो क्लाइंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हो गया है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया क्या करेगा, उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा। मिनिमाइजेशन ऑफ सेडेशन, उसके सेडेशन को कम करे। प्रिस्क्रिप्शन फॉर प्रोमोबिलिटी एजेंट इफ नॉट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड, प्रीमोबिलिटी एजेंट को प्रिस्क्राइब करे यदि पहले से प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। रिकमेंडेशन इंडिकेट दैट एन इंटरनल फीडिंग शुड नॉट बी स्टॉप्ड फॉर रेजिडुअल वॉल्यूम बिलो 500 ml। यदि 500 ml से कम है तो ट्यूब फीडिंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? अनलेस अदर साइन ऑफ फीडिंग इंटॉलरेंस आर प्रेजेंट, यदि उसके अंदर दूसरे साइन प्रेजेंट नहीं है, जैसे इमेसिस, एब्डोमेन डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ फुलनेस, एब्डोमेन पेन और नोजिया। यदि ये साइन प्रेजेंट है और रेजिडुअल वॉल्यूम 500 ml से कम है तो क्या करेगी नर्स? ट्यूब फीडिंग को स्टॉप कर देगी। इवैल्यूएट द इनटेक ऑफ रिलेशन टू आउटपुट, इवैल्यूएट फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस चेक करने के लिए इनटेक आउटपुट देखा जाता है। इनटेक आउटपुट का ट्यूब फीडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। यदि इनटेक आउटपुट कितने टाइम से बेस्ट परफॉर्म्ड एट 24 आवर, हर 24 घंटे के का इनटेक आउटपुट कैलकुलेट करना चाहिए। कितने समय बाद चेक करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए? एवरी 24 आवर बेस्ट परफॉर्म्ड एट, बेस्ट टाइम कितना रहेगा? 24 घंटे। इंस्टॉल एयर इन द क्लाइंट स्टोमक विद व्हाइल एस्कल्टेटिंग इज ए मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग ट्यूब प्लेसमेंट। क्लाइंट के स्टोमक के अंदर एयर डाल के उसको एस्कल्टेट करना क्लाइंट के ट्यूब प्लेसमेंट का इवैल्यूएशन का मेथड है। मतलब वो ये बताएगा कि ट्यूब प्रॉपर्ली प्लेस्ड है या नहीं है। ऑल्दो वेइंग द क्लाइंट्स रेगुलरली इज इम्पोर्टेंट टू इवैल्यूएट ओवरऑल न्यूट्रिशन, क्लाइंट के ओवरऑल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए उसका वेट, वजन लेना इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एब्जर्वेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फीडिंग, ये पर्टिकुलर फीडिंग के बारे में, उसके एब्जर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट, ए क्लाइंट इज रिसीविंग हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग, व्हाट शुड द नर्स कंसिडर टू बी मेन रीजन दिस क्लाइंट में एक्सपीरियंस डायरिया। एक क्लाइंट है जिसको हाइपरटोनिक ट्यूब फीडिंग दी जा रही है, उस क्लाइंट को डायरिया हो गया है, उसका मेन रीज़न क्या होगा? ऑप्शन 1 इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक बढ़ने के कारण, बैक्टीरियल कंटामिनेशन के कारण। ऑप्शन 3 इनएप्रोप्रिएट पोजिशनिंग के कारण। ऑप्शन 4 हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द फीडिंग, फीडिंग के हाई ऑस्मोलरिटी के कारण। गेस योर आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द फीडिंग। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या करेंगे? जो फीडिंग है उसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ा देंगे। इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कारण ऑस्मोलरिटी बढ़ने के कारण उसमें एब्जॉर्वेशन कम होगा, देन डेवलप द डायरिया। रेशनल देखिए, इंक्रीज ऑस्मोलरिटी कंसंट्रेशन ऑफ मैनी फॉर्मूलाज ड्रॉ फ्लूइड इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ऑस्मोलरिटी बढ़ने के कारण जितने भी मैनी फॉर्मूला फ्लूइड हैं वो क्या करेंगे? फ्लूइड को इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वापस बाहर निकालेंगे, विच कैन कोज डायरिया, जिसके कारण डायरिया हो सकता है। सच फीडिंग में नीड टू बी डाइल्यूटेड इनिशियली अंटिल द क्लाइंट्स डेवलप टॉलरेंस। इस प्रकार की फीडिंग को डाइल्यूट करना चाहिए, डाइल्यूट करके देना चाहिए तब तक कि क्लाइंट को फीडिंग टॉलरेट नहीं होने लग जाए या उसको सहन करना शुरू नहीं कर दे। फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली हैव रिड्यूस फाइबर कंटेंट, फॉर्मूला फीडिंग के अंदर फाइबर कंटेंट कम मात्रा में होते हैं, फाइबर कंटेंट नहीं होते हैं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन इज नॉट ए फैक्टर इफ देयर द मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन आर फॉलोड। फॉर्मूला फीडिंग के अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड एक्यूरेट रिकमेंडेशन के बेस पे बनाए जाते हैं। इनअप्रोप्रिएट पोजीशनिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, यदि क्लाइंट को फीडिंग के टाइम इनअप्रोप्रिएट पोजीशन दी गई है तो क्लाइंट एस्पिरेट कर सकता है, बट इट डज नॉट कोज डायरिया, बट ये डायरिया का कारण नहीं होता। डायरिया का कारण क्या है? फीडिंग के हाई ऑस्मोलरिटी के कारण क्लाइंट को डायरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर इंटरमिटेंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। इंटरमिटेंट का मतलब है बीच बीच में। टू सप्लीमेंट ए क्लाइंट्स ओरल इंटेक, क्लाइंट के ओरल इंटेक को सप्लीमेंट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंटरमिटेंट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग ऑर्डर करता है।
Which hazard associated with nasogastric tube feeding will be reduced if the nurse administers this feeding over 30 to 60 मिनट? कौन सा हैजार्ड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग का कम किया जा सकता है यदि उस फीडिंग को 30 से 60 मिनट के अंदर एडमिनिस्टर कराया जाए? कौन सा हैजार्ड रिड्यूस किया जा सकता है यदि उस ट्यूब फीडिंग को 30 टू 60 मिनट के साथ एडमिनिस्टर करवाए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 डिस्टेंशन, ऑप्शन 2 फ्लैक्चुलेंस, ऑप्शन 3 इंडाइजेशन, ऑप्शन 4 रिगर्जिटेशन। तो इन चारों कॉम्प्लिकेशन में से कौन से कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है यदि फीडिंग 30 से 60 मिनट के अंदर दें? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए मेरे प्यारे होने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों, सही उत्तर का अनुमान लगाइए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन का मतलब होता है जो फ्लूइड कंटेंट दिया है उसका वापस बाहर आना या बैक फ्लो होना। क्या होता है? बैक फ्लो। बैक फ्लो, रिगर्जिटेशन का मतलब होता है बैक फ्लो। यदि बैक फ्लो हो रहा है तो यदि हम उसको स्पीड स्लो रखेंगे तो बैक फ्लो या रिगर्जिटेशन को कम कर सकते हैं। रेशनल देखिए। बिकॉज द कार्डिक स्पिंक्टर ऑफ स्टोमक इज स्लाइटली ओपन टू एडमिट द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। जब क्लाइंट को नेजोगैस्ट्रिक या एनजी ट्यूब डाला है तो उसका कार्डिक स्पिंक्टर है स्टोमक का ऑटोमेटिकली ओपन रह जाता है। क्या रह जाता है? ओपन रह जाता है। रैपिड इंस्टॉलेशन, यदि हम स्पीड से इंस्टॉल करवाएंगे तो जो फीड दिया है वो वापस रिगर्जिटेट या बैक फ्लो हो सकता है। डिस्टेंशन इज डिमिस्ड बाय अवॉइडिंग द इंस्टिलेशन ऑफ एयर विद द फीडिंग। जो एब्डोमन डिस्टेंशन है उसका कारण क्या हो सकता है? यदि फीडिंग के साथ एयर चली जाए तो एब्डोमन डिस्टेंशन हो सकता है। स्पीड ऑफ फीडिंग डज नॉट कोज फ्लक्चुलेंस। फीडिंग का स्पीड गैस का कारण नहीं होता। फ्लक्चुलेंस का मतलब गैस का कारण नहीं होता। बट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयर में भी, यदि फीड के साथ एयर जाए तो वो फ्लक्चुलेंस कर सकती है। इंडाइजेशन में और मे नॉट ड्यू टू द फीडिंग स्पीड। फीडिंग स्पीड पे इंडाइजेशन डिपेंड भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 218। ए क्लाइंट हैज ए फ्रैक्चर्ड मैंडिबल दैट इज इमोबिलाइज्ड विथ वायर्स। एक क्लाइंट जिसको मैंडिबल का फ्रैक्चर हुआ है उसको वायर के साथ इमोबिलाइज किया गया है। फॉर विच लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम शुड द नर्स मॉनिटर दिस क्लाइंट। कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम के लिए नर्स को मॉनिटर करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 इन्फेक्शन, ऑप्शन 2 वोमिटिंग, ऑप्शन 3 ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन 4 ब्रोंकोस्पाज्म। एक क्लाइंट है जिसको मैंडिबल का फ्रैक्चर है, उसका कौन सा लाइफ थ्रेटनिंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम के लिए नर्स को मॉनिटर करना चाहिए? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज वोमिटिंग। क्या होगा सही उत्तर? वोमिटिंग। कैसे होगा वोमिटिंग? करेक्ट आंसर रेशनल देखिए। वोमिटिंग में रिजल्ट इन एक्सप्रेशन ऑफ वोमेटस। वोमिटिंग क्या कर सकती है? जो मैंडिबल का फ्रैक्चर हुआ है क्लाइंट, उसके अंदर वोमेटस क्या कर सकती है? एस्पिरेट कर सकती है। वोमिटिंग लंग्स के अंदर जा सकती है। कहाँ पे जा सकती है? लंग्स के अंदर जा सकती है। बिकॉज इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन दिस में कोज न्यूमोनिया और एस्पैक्सिया। क्योंकि जो वोमिटस है क्लाइंट एक्सपेल नहीं कर सकता, बाहर थूक नहीं सकता, बाहर निकाल नहीं सकता, जिसके कारण क्लाइंट को न्यूमोनिया या एस्पैक्सिया हो सकता है। इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ब्रोंकोस्पाज्म जनरली इज नॉट ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। क्लाइंट के अंदर इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन्फ्लामेशन बोन के अंदर या ब्रोंकोस्पाज्म जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनके अंदर सूजन आना या स्पाज्म की कंडीशन होना, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पे क्या है? क्लाइंट को वोमिटिंग होना, ताकि जो वोमिटिंग है वो क्या हो जाए? एस्पिरेट नहीं हो जाए, जिसके कारण न्यूमोनिया हो सकता है और रिस्पिरेटरी फेलियर या डिस्ट्रेस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219। ए क्लाइंट हु हैड एन इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ ओरल एब्सेस इज टू बी डिस्चार्ज। एक क्लाइंट जिसको ओरल एब्सेस है उसका इंसिजन और ड्रेनेज किया गया है। फॉर विच क्लिनिकल फाइंडिंग इफ इट शुड अकर शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करनी चाहिए या इन्फॉर्म करना चाहिए? कौन सा फाइंडिंग नोटिफाई करना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को?
इन्फॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 फाउल ऑर्डर टू ब्रीथ, ऑप्शन 2 पेन एसोसिएटेड विद स्वेलिंग को नोटिफाई इन्फॉर्म करेगी, ऑप्शन 3 पेन विद स्वेलिंग आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद यदि दर्द हो रहा है, ऑप्शन 4 टेंडरनेस इन द माउथ व्हेन च्यूइंग, जब चबा रही है तब माउथ के अंदर टेंडरनेस है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 पेन विद स्वेलिंग आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद यदि पेन हो रहा है तो क्लाइंट को नोटिफाई करना चाहिए, किसको, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। रेशनल देखिए, पेन एंड स्वेलिंग शुड सबसाइड बिफोर 1 वीक पोस्ट ऑपरेटिवली, पेन और स्वेलिंग जो सूजन है क्लाइंट के इंसिजन के कारण वो 1 वीक के बाद सबसाइड होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, ठीक हो जानी चाहिए। कंटिन्यूड पेन में इंडिकेट इन्फेक्शन, कंटिन्यू पेन इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है। फाउल ऑर्डर टू द ब्रीथ इज एक्सपेल्ड बिकॉज द ड्राइड ब्लड इन द ओरल कैविटी, फाउल ऑर्डर सांस के साथ गंदी स्मेल आना नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल क्यों है, क्योंकि जो ओरल कैविटी के अंदर ऑपरेशन के दौरान जो ब्लड रह गया था उसके कारण फाउल ऑर्डर आ सकता है। पेन एसोसिएटेड विद सोलिंग, निगलने के साथ दर्द का होना में कर हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जनरलाइज ट्रोमा रिजल्टिंग फ्रॉम सर्जरी एंड इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो जनरल सर्जरी थी उसके कारण जो ट्रोमा हुआ है उसके कारण निगलने, खाना खाते टाइम या सोलिंग के दौरान दर्द हो सकता है। नेक्स्ट है टेंडरनेस इन द माउथ व्हेन च्यूइंग इज एक्सपेक्टेड, जब क्लाइंट चबा रहा है तो उसके माउथ के अंदर टेंडरनेस भी नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ए नर्स इज ऑब्टेनिंग ए हिस्ट्री एंड परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ क्लाइंट हु हैज़ कैंसर ऑफ टंग, एक नर्स एक क्लाइंट की हिस्ट्री ले रही है जिसको जीभ का कैंसर है। विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई, कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग नर्स को आइडेंटिफाई करनी चाहिए। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, निम्न में से सिलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 हेलेटोसिस को आइडेंटिफाई करना चाहिए, या कैंसर ऑफ टंग के क्लाइंट के अंदर हेलेटोसिस होगा, ल्यूकोप्लेकिया होगा, ब्लीडिंग गम होगा, सबस्टर्नल पेन होगा, अल्ट्रेशन इन टेस्ट के अंदर स्वाद चेंज हो जाएगा, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाएगा। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। ल्यूकोप्लेकिया, कौन कौन से क्लिनिकल इंडिकेशन देखने को मिलेगी, ल्यूकोप्लेकिया देखने को मिलेगा, अल्ट्रेशन इन टेस्ट, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाएगा। मीन्स कैंसर ऑफ टंग के कैंसर वाले, जीभ के कैंसर वाले क्लाइंट के अंदर कौन कौन सा इंडिकेशन देखने को मिलेगा, ल्यूकोप्लेकिया, अल्ट्रेशन इन टेस्ट, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। अब रेशनल देखिए, हेलिटोसिस का मतलब है बैड ऑर्डर विद ब्रीथ, इज नॉट एन अर्ली साइन ऑफ स्पेसिफिक टू कैंसर ऑफ द माउथ, ये अर्ली साइन नहीं है और कैंसर के साथ स्पेसिफिक भी नहीं है। ल्यूकोप्लेकिया होता क्या है, ल्यूकोप्लेकिया आर वाइट थिक्ड पेचेज, ल्यूकोप्लेकिया सफ़ेद मोटे पेचेज होते हैं, दैट टेंड टू फिशर, जो कि फिशर में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, एंड बिकम ए मेलिग्नेंट, और मेलिग्नेंट भी हो सकते हैं। अल्सरेशन इन द माउथ और ऑन द टंग में इंडिकेट कैंसर, माउथ के अंदर यदि अल्सर है बन गया है तो वो किसका इंडिकेशन है, कैंसर का इंडिकेशन है। ब्लीडिंग गम अक्कर इन जिंजिवाइल डिजीज, मसूड़ों के से खून आना किसका इंडिकेशन है, जिंजिवाइल डिजीज, या विटामिन सी की कमी का भी इंडिकेशन है, किसका, विटामिन सी। पेन एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ टंग डज नॉट रेडिएट टू द सबस्टर्नल एरिया, कैंसर के कारण, जीभ की कैंसर का कारण जो पेन होता है वो क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। क्या होता है, लोकलाइज्ड, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के साथ ऊपर होता है, वो सबस्टर्नल एरिया पे रेडिएट नहीं होता है। नेक्स्ट है टेस्ट बड इन द टंग में बी इम्पेयर्ड, जीभ की जो टेस्ट बड है वो भी इम्पेयर्ड हो सकती हैं, रिजल्टिंग इन अल्ट्रेशन इन टेस्ट, इसके कारण जो कैंसर टेस्ट के अंदर चेंज हो जाता है। रीजनल लिम्फ नोड इनलार्ज, क्यों होंगे रीजनल लिम्फ नोड, एज कैंसर सेल बिगेन टू मेटास्टेसाइज, क्योंकि कैंसर सेल मेटास्टेसाइज होना शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाती है, उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण हम बॉडी का जो लिम्फ नोड्स है उसका साइज बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्यारे साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8360069703।
पहले दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ये लोगो देख के आपको सब्सक्राइब